My name is Swarnlata and I am your one and only chemistry educator from Sitamarhi for all the CBSE, BSCB, JEE and NEET aspirants. I have 19 years of teaching experience and now first time I am going to be available on this YouTube channel. So I am very grateful for your likes, for your support and for your love. So please keep watching और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब भी करें. तो आज हम लोग अवेलेबल है अपने थर्ड सीरीज में ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. इसके पहले दो सीरीज में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ा, मैटर के क्लासिफिकेशंस को पढ़ा, उसके सारे टर्म्स को पढ़ा और आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मेजर करने के वे को. हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है ये दो तरह की है. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की होती है और क्वांटिटेटिव जो प्रॉपर्टी हमारी होती है उसको मेजर करने के लिए, यानी कितने अमाउंट में क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज की मतलब होती है कि हम कितने क्वांटिटी में किसी भी चीज को ले रहे हैं. तो क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, कोई सामान को अगर हम खरीदते हैं या किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो हम उसके लिए कोई यूनिट यूज करते हैं. अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं और हम बोलते हैं कि हम 2 kg कपड़ा खरीद रहे हैं तो दिस इज नॉट द राइट वे. हम बोलेंगे हम 2 मीटर कपड़ा ले रहे हैं. अगर हम आटा खरीद रहे हैं और हम बोलेंगे कि हम 2 लीटर आटा खरीद रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड वे. वहां हम कहेंगे कि हम 2 kg या 2 ग्राम हम आटा को ले रहे हैं. तो एक सर्टेन मेजरमेंट यूनिट्स हम लोगों को करना होता है यूज फॉर एनी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज. तो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह के मेजरमेंट यूनिट्स का यूज करते हैं. तो फ्रॉम द अर्लियर टाइम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजरिंग सिस्टम्स, है ना. तो अर्लियर टाइम में 2 तरह के मेजरिंग सिस्टम थे. एक था आपको इंग्लिश सिस्टम और दूसरा था हमारा मेट्रिक सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं किया गया क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम पे बेस नहीं था. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं तो हम लोगों को होल नंबर डिजिट लेना होता है. 5 kg ले, 5 लीटर ले, 7 kg ले, 7 लीटर, 7 सेंटीमीटर, जो भी लेना है होल नंबर डिजिट में. बट दिस मेट्रिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन डेसिमल, इज बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम, यानी कि यहां पर हम वैसे भी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं जो 2.5 है, जो 2.63 है. तो ऐसे मेजरमेंट्स को हम इस केस में फॉलो कर सकते थे. सो दिस मेथड बिकम मोर प्रेफरेबल एट दैट टाइम. लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि एक स्टैंडर्ड टर्म की जरूरत पड़ी. हम एक स्टैंडर्ड वे का यूज करें जो हर जगह यूज हो और सब चीज के लिए यूज हो. तो इसके लिए एसआई यूनिट जो है वो आपको एग्जिस्टेंस में आया. इसके पहले, इस एसआई यूनिट के पहले और भी बहुत सारे वेज थे, जैसे एफपीएस यूनिट, फुट पाउंड सेकेंड, यानी जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो फुट में, मास को मेजर करते हैं तो पाउंड में, टाइम को मेजर करते हैं तो सेकेंड में. ठीक है, तो एक तो ये था वे. फिर हम थोड़ा इंप्रूवमेंट हुई, सीजीएस यूनिट आया. सीजीएस जब हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में. फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, वी गेट एमकेएस यूनिट. इसमें लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकेंड में. इसको थोड़ा और इंप्रूव किया गया. देन वी गेट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. ठीक है ना.
वो जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट था दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट, और आज के टाइम में इसी यूनिट को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है और हम इसी यूनिट को आगे अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे एसआई यूनिट में यूनिट है क्या, व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट इज अ टर्म टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट it is the term to express any फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक वे होगा, एक मेथड होगा जिसको हम लोग यूनिट के हेल्प से करेंगे। इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी यूनिट फिक्स्ड है, उन फिक्स्ड यूनिट के हेल्प से हम लोग डिफरेंट यूनिट्स को डिराइव करते हैं। तो फंडामेंटल हमारे यूनिट्स क्या क्या हैं, तो ये है हमारा लेंथ, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, और जब केमिस्ट्री है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी। लेंथ के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, दिस इज द एसआई यूनिट वी आर यूजिंग हियर। वॉल्यूम के, वॉल्यूम नहीं है सॉरी, टाइम है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। वॉल्यूम इज नॉट द फंडामेंटल यूनिट, दैट इज डिराइव्ड यूनिट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, These are 7 fundamental physical quantity। टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, करंट के लिए एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है, तो these are the fundamental units and by using these units हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट डिराइव करेंगे। जैसे अगर हम डिराइव करते हैं एरिया का यूनिट, एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ भी डिस्टेंस है, बी भी यानी कि ब्रेड जो है वो भी डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस ही है यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ ही है, तो m इंटू एम, मीटर इंटू मीटर, सो मीटर स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, ये भी क्या है, ये भी आपको लेंथ ही है, सो m इंटू एम इंटू एम, सो m क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी कैसे होगा, आपको डिराइव्ड यूनिट को डिराइव करने के लिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सबका। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास जो है उसके लिए आप केजी यूज करेंगे और वॉल्यूम अभी आपने निकाला है मीटर क्यूब, सो द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग वेलोसिटी को निकालते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है एक तरह का, एक लेंथ मेजरमेंट है यानी मीटर, और टाइम है सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम एक्सेलरेशन अगर निकालते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन के हेल्प से हम फोर्स का यूनिट निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम है सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ और हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स को देखते हैं, जैसे हम लोग करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास है केजी, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स और इसको हम सिंपली न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, फिर हम निकालते हैं वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी या तो आप न्यूटन इंटू मीटर लिख दो, या अगर आप इससे डिराइव कर रहे हो तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज जूल। इसके लिए हम लोग जूल टर्म का यूज करते हैं। फिर हम आते हैं, अगर हमको प्रेशर निकालना है, प्रेशर अगर निकालना चाहते हैं तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो हम इसको ये लिखते हैं दैट इज कॉल्ड पास्कल। और अगर आप इसको इस तरीके से डिराइव करना चाहते हैं तो फोर्स के लिए आप लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया के लिए लिखते हैं मीटर स्क्वायर। ये हो जाता है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आपका मेन जो है ये पास्कल यूनिट होता है फॉर प्रेशर। ये सब कुछ ऐसे फिजिकल टर्म्स हैं जो हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था। ठीक है, कुछ ऐसे भी टर्म्स आपको मिलेंगे जैसे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए केजी और वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला था मीटर पर सेकेंड। वैसे ही केमिस्ट्री में आपको टर्म आएगा एंगुलर मोमेंटम। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो एटम है वो स्फेरिकल है और उसके ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो जब भी मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, तो वहां एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, मास के लिए हम केजी यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड और रेडियस के लिए फिर से मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे ही कुछ और बहुत सारे टर्म आपको आएंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, गैस कांस्टेंट, इसके बाद अब और भी बहुत सारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, ऐसे कई कांस्टेंट टर्म्स भी आपके नॉलेज में आएंगे जिनका आप यूनिट डिराइव करेंगे यहाँ पर चैप्टर वाइज। जैसे अगर हम लोग गैस कांस्टेंट की बात करें तो गैस कांस्टेंट होता है R और ये इस फॉर्मूला से डिराइव होता है PV इज इक्वल्स टू nRT। सो R इज इक्वल्स टू PV बाई NT, जहां प्रेशर क्या है, प्रेशर के लिए हम पास्कल यूनिट का यूज नहीं करेंगे यहाँ हम लोग प्रेशर के लिए बहुत सारे अदर यूनिट्स भी यूज होते हैं, जैसे पास्कल जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसके अलावा एटमॉस्फेरिक, बार, टॉर, mm of hg, these are all the different unit। जैसे आप जानते हैं ना कि मास को आप किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में, सेंटीग्राम में, डेसीग्राम में बहुत सारे टर्म में यूज कर सकते हैं, तो वैसे ही आप प्रेशर को भी इतने सारे यूनिट्स में यूज कर सकते हैं। एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है दैट इज ATM, एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ हम यही यूज करेंगे एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम के लिए हमारा मीटर क्यूब आता है, बट जो कॉमनली यूज्ड वॉल्यूम का यूनिट है वो है लीटर, क्योंकि आप दूध खरीदने जाते हैं या पानी लेते हैं तो आप ये नहीं बोलते हैं कि 2 मीटर क्यूब दूध लेके आ रहे हैं, हम लोग बोलते हैं 2 लीटर या 2 मिलीलीटर दूध लेके आ रहे हैं। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर, नॉट मीटर क्यूब हियर। मीटर क्यूब इज द SI यूनिट, लेकिन जो कॉमनली यूज स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज लीटर, तो हम यहाँ लीटर यूज करेंगे। N हो गया नंबर ऑफ मोल, सो द यूनिट इज मोल, और टेम्परेचर है आपको केल्विन, सो इट्स यूनिट इज लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ये इसकी यूनिट हो जाती है गैस कांस्टेंट की। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, जैसे अभी हम आपको बताएं प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा जब आप विस्कोसिटी चैप्टर पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन की यूनिट पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे तो वहां पे आपको इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, इस तरह के बहुत सारे टर्म आएंगे जिनकी यूनिट, तो उनके यूनिट्स को पढ़ने से पहले उन टर्म्स से हम लोगों को पूरी तरह से एक्नॉलेज्ड होना होगा, उस टर्म को अच्छी तरह समझना होगा, देन आफ्टर वी आर एबल टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो
तो अभी उन टर्म्स को यहाँ पे लाना विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग अभी उसकी यूज नहीं करते हैं और हम लोग अभी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। जैसे जैसे हमारा चैप्टर आएगा और हम उस टर्म्स को पढ़ेंगे, फिर हम उस टर्म के उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस टर्म का यूनिट जो है वो डिराइव कर लेंगे और वो बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएगा अगर आप अभी ये इन बातों को समझ पा रहे हैं तो। यानी जब तक आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला को नहीं समझ जाते हैं, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ जाते हैं, उसके यूनिट को निकालना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ जो आप लोगों ने देखा कि प्रेशर की यूनिट मैंने निकाली पास्कल ऐसा यूनिट, वॉल्यूम की निकाली मीटर क्यूब और यूज यहाँ कर रहे हैं एटीएम और लीटर। तो ये चीज हम जान पाएंगे जब हम लोगों को यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पता होगा। तो अभी हम लोग उसी को करते हैं और फिर जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आएंगे वैसे वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिटरमाइन कर लेंगे। देखिए हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से ये पढ़ते आए हैं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर और सबके रिलेशनशिप को भी हम लोग जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 to the power -1, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 to the power 1 और 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, तो 10 to the power -1। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 का पावर 2 और कितना होता है, तो 10 का पावर -2। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 का पावर 3 और इसमें कितना होता है, 10 का पावर -3। लेकिन अगर 1 मीटर में डेसीमीटर निकालना हो तो 10, 1 मीटर में सेंटीमीटर निकालना हो तो 10 का पावर 2। तो इस तरीके से हम सबके बीच का रिलेशन जानते हैं कि बिटवीन ईच टर्म देयर इज डिफरेंस ऑफ 10, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर 100 सेंटीमीटर एंड 1000 मिलीमीटर। वैसे ही 1 किलोमीटर में 1000 मीटर एंड 10 to the power 6 मिलीमीटर। तो हम ये रिलेशंस तो बहुत छोटे क्लासेस से जानते हैं, लेकिन कुछ और भी रिलेशनशिप्स हैं जिनकी यूज न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 पे जब आएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर प्रेफिक्स और सिंबल्स मिलेगा, आप एक बार उसको देख लेंगे। पेज नंबर 9 जो है उसमें आपको ये मिलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे अगर आपको 1 A0 लिखा हुआ है, दिस इज एंगस्ट्रम, दिस इज एंगस्ट्रम एंड 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। 1 PM, दिस इज पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 to the power -12 मीटर। 1 नैनोमीटर and 1 nanometer is equals to 10 to the power -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, फेम्टो, एटो और ऐसा बहुत सारा टर्म आएगा, आप देख लेंगे उसको। दिस इज माइक्रो, दिस इज 10 to the power -6 मीटर। आप इन रिलेशंस को याद कर लेंगे, ठीक है। और ये पिकोमीटर है, अगर आपको PG लिखा होगा तो दैट इज पिकोग्राम, अगर म्यू जी लिखा होगा दैट इज माइक्रोग्राम, म्यू एस होगा तो दैट इज माइक्रो सेकेंड। मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज फॉर माइक्रो, दैट इज फॉर नैनो, दैट इज फॉर पीको। जरूरी नहीं है कि वो मीटर के साथ ही रिलेटेड हो, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसके बाद आपको और क्या जानना है, बहुत सारे और टर्म्स है, जैसे 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1 पाउंड में 453.5 अप्रॉक्स ग्राम होते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए कि 1 आवर में कितने मिनट, पहले 1 आवर, 1 डे में कितने आवर होते हैं, एवरीवन नोज 24 आवर्स। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट।
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? हमको नहीं लगता ये सारी चीजें आपको बताने की जरूरत है, ये सब नॉर्मल है, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और भी देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्थ। दिस इज द CGS यूनिट। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/6.022 इंटू 10 to the power 23 ग्राम। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। वो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के टर्म में होंगे। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। 1 लीटर ATM इज इक्वल्स टू 101.3 जूल। ये सारे वैल्यूज, सारे रिलेशनशिप्स आपको याद करने हैं। ठीक है, वन फुट 12 इंच, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है, लेकिन आपको ज़्यादा यूज होगा डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में। तो अगर आपके पास x डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप उस x को 273.15 से ऐड करेंगे और केल्विन यूनिट देंगे। ठीक है, दिस आर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम वॉल्यूम की यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम के केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 1 ml। ठीक है, और 1 डेसीमीटर क्यूब इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1 लीटर। इस तरह से हम लोग लीटर या मिलीलीटर को इस क्यूब टर्म में, जैसे अगर आप 1 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना चाहते हैं तो 1 लीटर में हम लोगों को पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, और हम लोगों को ये भी पता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो अगर हम क्यूब करेंगे इसका, then we get 1 meter cube is equals to 10 to the power minus 3 decimeter, 10 to the power 3 decimeter cube। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे? That is 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 लीटर में 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब होगा। इसको आप लोग समझ पाए हैं? एक बार फिर से देख लीजिए। 1 meter is equals to 10 decimeter. So after cubing this value, 1 into 1 into 1, तो 1 क्यूब होगा, 10 into 10 into 10 यानी 10 क्यूब होगा। तो 1 मीटर क्यूब में 10 to the power 3 डेसीमीटर क्यूब। अब इस टर्म को अगर यहाँ रहने दें और इसको इधर लेके आएंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/10 to the power 3 मीटर क्यूब, और 1/10 to the power 3 मीटर क्यूब को हम 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो हम ऐसे करेंगे, और डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम फिजिकल क्वांटिटी शो करती है, और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होती है। तो इस तरह से टेम्परेचर का हमारा रिलेशन मिल गया, वॉल्यूम का रिलेशन मिल गया। अब हम लोग प्रेशर के रिलेशनशिप को देख लेते हैं कि प्रेशर कैसे इंटर रिलेट। प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेशर को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों को पता है कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार होते हैं। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। और 1 एटमोस्फेरिक इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, जो हम लोग ऐसा यूनिट जानते हैं दैट इज पास्कल विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम अप्रॉक्स 1 बार ही ले लेते हैं और इसको हम लोग अप्रॉक्स 10 to the power 5 पास्कल लेते हैं।
जब आप 11th के स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में आएंगे, तो प्रेशर के यूनिट्स को कन्वर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू 760 टॉर भी होता है। सो ऑल द यूनिट्स आर इंटर रिलेटेड विद द टर्म ऑफ ATM। तो आप इसी ATM को mmHg में, ATM को टॉर में, पास्कल में, बार में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहता है कि 750 mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू हाउ मच ATM, कितना ATM होगा ये, तो हम लोग को पता है कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो यहां हम लोगों को क्या करना है, mmHg को कन्वर्ट करना है ATM में, तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, यानी 760 mmHg मीन्स 1 ATM, तो 1 mmHg मीन्स व्हाट, 1/760 ATM, और निकालना कितने के लिए है, 750 mm ऑफ Hg के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 750/760 ATM। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको mm ऑफ Hg को चेंज करना है ATM में, ATM को mm ऑफ Hg में चेंज करना है, तो आप 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट mm ऑफ Hg को अगर ATM में कन्वर्ट करना है तो 760 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ यूनिट कन्वर्जन्स करते हैं, 1-2 कन्वर्जन हम लोग अभी करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए हम लोग करते हैं 3.12 किलो जूल पर एटम टू जूल पर एटम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 3.12 किलो जूल पर मोल, इसको कन्वर्ट करते हैं जूल पर एटम में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 3.12 इंटू 1 किलो मीन्स कितना, 10 टू द पावर 3 यानी 1000, तो हम 10 टू द पावर 3 जूल कर देंगे, और 1 मोल मीन्स हाउ मच एटम, हाउ मच पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3.12 बाई 6.022 इंटू, ये हमारा ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -23 हो जाएगा, और उसमें 3 माइनस होगा तो 10 टू दी पावर -20 होगा, दैट इज जूल पर एटम। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगी 2.18 इंटू 10 टू दी पावर -18 जूल पर एटम। तो इस तरीके से, ठीक है, सॉरी ये नहीं है वैल्यू, आप चेक कर लेंगे इसको क्या आता है, इसको कैलकुलेट करके आप लोग इसका वैल्यू देख लेंगे, ये वैल्यू कुछ और ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको किलो जूल पर मोल को जूल पर एटम में कन्वर्ट करना था तो आपने ये किया। अब अगर हमारे पास 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ 3.16 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 1 एटम, हम यहाँ भी उसको ऐसे ही लिख सकते थे, इंटू 1 किलो जूल इंटू 1 मोल, है ना। तो 1 किलो जूल मीन्स 1000 जूल हम लोगों ने ऐसा कर लिया, और 1 मोल मीन्स इतने एटम्स, और हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 3.16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, और एटम में तो ये ऑलरेडी है, सो हम लोगों को डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा आंसर होगा अगर इसको कन्वर्ट करना होता जूल पर एटम में। लेकिन यहाँ हम लोगों को कहता है कि इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करो, तो जूल पर एटम तो हमारा आ चुका, अब जूल को हम किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करें, तो 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 यानी 10 टू दी पावर 3 जूल होता है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर -3 किलो जूल होगा। तो इसको जब हम आगे करेंगे तो ये 3.16 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। अब एटम को कन्वर्ट करना है मोल में,
तो एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो एक एटम में कितने मोल हो जाएंगे? 1/6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मोल्स। ठीक है, और हम लोगों को वही करना है ना, एटम को मोल में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइडेड बाय ये हमारा एटम था, तो 1 एटम में कितने मोल्स हैं? 1/1 मीन्स वो ऊपर चला जाएगा वैल्यू, यानी कि ये किलोजूल पर एटम ही है। और जब हम इसको आगे करेंगे तो ये होगा 3.16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻3 1/6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इतने को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा किलोजूल पर मोल में। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा स्पेस कम था तो आप लोगों को दिक्कत हुई होगी समझने में। यहाँ देखिए 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम means it is written as 3.16 into 1 electron volt by 1 atom. 1 electron volt is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 joule by 1 atom. तो जूल पर एटम में अगर सिर्फ कन्वर्ट करने की बात होती तो ये हमारा सॉल्व हो चुका, लेकिन हम लोगों को करना है जूल को भी किलो जूल में। तो 1 किलो जूल होता है 10⁻³ जूल, तो 1 जूल कितना होगा? 1/10⁻³ यानी 10⁻³ किलो जूल। तो यहाँ हम लोग कर देंगे 3.16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻³ किलो जूल डिवाइडेड बाई 1 एटम। अब एटम को कन्वर्ट करना है मोल में, तो एटम को हम मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मोल और एटम का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या है? 1 मोल होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। आगे तो इसके कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना ही है। तो हम लोगों को एटम तो मोल करना है ना, तो 1 एटम हमारा क्या होगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23। आप लोग यूनिट कन्वर्जन मैथ्स में पढ़े हुए हैं, बट वहां पे आप लोग क्या पढ़ते थे ना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ऐसा करते थे। यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म आएगा, तो इसलिए वो उस टाइप से ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3.16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1/6.022 इंटू 10⁻23। ये होगा किलो जूल और ये आपको कन्वर्ट हो गया मोल में। जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे ना तो आपको वैल्यू मिल जाएगा किलो जूल पर मोल में। और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर और भी कुछ न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ पे जब जो लेंदी क्वेश्चंस होंगे उसमें इस तरह के कैलकुलेशन की ज़रूरत भी पड़ जाएगी। तो इसका प्रैक्टिस आपको करना होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे अगर आपको 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग देखते हैं, आपको अगर कहता है कन्वर्ट 3.6 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, आप इसको कैसे करते हैं? आपका जो भी वे हो, आप यहाँ अगर मेरे तरीके से करते हैं या फिर जो एक वे है जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो यही होता है कि ये होता है 1 किलोमीटर बाई 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻³ मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड, मतलब 60 इंटू 60, 3600 सेकंड। आप इसको 60 इंटू 60 ही लिख लीजिए पहले। फिर आप क्या करते हैं, इसको ये 3600 हो गया, ये भी 3600 हो गया, दैट इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। बस वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ जाती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स जो है वो आता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका निश्चित बनेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से ये कन्वर्जन भी होगा।
जरूरी नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल्स इतने लेंथी कन्वर्जन्स को फॉलो करते होंगे, बहुत सिंपल कन्वर्जन्स भी होता होगा, बट हम लोगों को तो लोअर लेवल टू हायर लेवल तक पहुंचना है, कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो ऐसा है कि हम लोगों को लेवल्स को हाई करके ही इस काम को करना है। ये नहीं कि बस छोटे छोटे क्वेश्चंस को बना लिए, सिंपल क्वेश्चंस बना लिए, हम लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको वैसे पढ़ना है जो आपके एम्बिशन को फुलफिल करे। तो देखिए अब आपके पास क्या है, नेक्स्ट हमारा है 1.5 लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब। तो 1.5 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों को पता है रिलेशन कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्यों ना हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 1.5 इंटू 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना। तो इंटू 1000 हम लोग कर देंगे मिलीलीटर, इट मीन्स इट इज 1500 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1500 ml है और 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। सो इट इज 1500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप देखिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर x डिग्री सेल्सियस है तो x में 273 को हम लोग ऐड करते हैं, 0.15 भी होता है बट मोस्टली 273 का ही यूज करते हैं। तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, -15 प्लस 273, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इतना केल्विन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक एनसीईआरटी की बुक तो आप जरूर ही खरीद लें, साथ में अगर पॉसिबल है तो आप एक साइड बुक ले लें, चाहे वो दिनेश की हो, प्रदीप की हो, सिंपल एबीसी केमिस्ट्री हो। आप कोई भी एक साइड बुक फॉर प्रैक्टिस जरूर ले लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जरूर करना है। डेली क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों को जरूर करना होगा। ऑनलाइन क्लासेस में हम उतने क्वेश्चंस का आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लास होगी या अगर आप लाइव क्लास करना चाहेंगे तो आप हमको चैट बॉक्स में बताएंगे, उस हिसाब से आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो लाइव क्लास में भी मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज के रूप में मिल जाएगा। जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से आपकी पढ़ाई होगी। फिलहाल आप रिकॉर्डिंग वीडियो के थ्रू ही अपनी स्टडी को जितना मोर बेटर कर सकते हैं वो कीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा यूनिट क्या है, इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम को ज़्यादा फॉलो किया गया बिकॉज वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आई तो हम लोगों ने एसआई यूनिट किया। एसआई यूनिट में दो यूनिट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक फंडामेंटल और एक डिराइव। फंडामेंटल यूनिट 7 थे, उनके हेल्प से हम लोगों ने डिराइव यूनिट को डिराइव किया और कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम लोगों ने एग्जाम्पल करी। फिर हम लोगों ने यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे रिलेशनशिप्स को पढ़ा और फिर यूनिट को कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस की। अब जब हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तो आप देखिए जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होती है, ठीक है, तो वहाँ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी के चांसेस बनते ही हैं। वो या तो इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट की वजह से हो या फिर जो पर्सन उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कैपेबल है उस एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेसी या प्रिसीजन के साथ करने के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हमारे आते हैं वो वैल्यूज कैसे हैं, एक्यूरेट हैं या प्रिसाइज हैं। इसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें इस टर्म को समझेंगे कि व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी। इसके बाद जब अनसर्टेनिटी होती है मेजरमेंट्स में, जब हम कैलकुलेशन करते हैं और डेसिमल में हमारे आंसर्स आते हैं, तो वो जो डेसिमल वाले आंसर्स हैं उसको हम कितने डिजिट तक करके छोड़ें। मतलब बहुत बच्चे हैं डेसिमल पे 2 डिजिट किए छोड़ दिए, कुछ 4 डिजिट करते हैं तब छोड़ते हैं, कुछ बोलते चलो और कर लेते हैं ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा, सर कहेंगे ज़्यादा कैलकुलेशन किया है। तो ऐसे में तो आप कितनी कैलकुलेशंस को करेंगे वो, तो वहां पर एक टर्म आपको पढ़ना होगा सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर, जो आपको एक लिमिटेशन शो करेगा कि आपका आंसर किस लिमिट तक आना चाहिए।
ठीक है, यानी मोस्ट प्रेसाइज्ड वैल्यू जो है उसको प्रीफर किया जाएगा और उसके लिए हम लोग जो करेंगे वो है सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर टर्म को पढ़ने से पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखेंगे और राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे किसी भी नंबर को। साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं। तो कोई भी सबस्टेंस बहुत छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनकी नंबर बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप लोग 9th में पढ़े थे एवोगैड्रो नंबर, और अभी इस टर्म का यूज भी हम कर रहे हैं जिसको बहुत डिटेल में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में आगे। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इसको हम इस साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिख करके नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोगों को कैसे लिखना पड़ेगा? 0.0000000 ऐसे 23 जीरोस लगाने के बाद फिर हम लोग 6022 लिखते हैं। तो सोचिए कितना लेंदी हो जाएगा ये हमारा वर्क। तो इस टर्म को हम लोग, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएं, इसलिए हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। तो कल का जो हमारा क्लास होगा, जो पार्ट 4 होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करें, राउंडिंग ऑफ नंबर्स को कैसे करें, फिर हम लोग करेंगे प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी टर्म, और उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर। ये 4 टॉपिक्स जो है वो हमारे नेक्स्ट सेशन में यानी पार्ट 4 में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं। ओके, गुड बाय।